friends, welcome to my online classroom. Or today in this video we are going to start a new chapter of class 6 chapter 1 वॉट वेयर हाउ एंड वैन। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, वॉट वेयर हाउ एंड वैन। तो बिफोर ऑफ स्टार्टिंग दिस वीडियो इसका एक्सप्लेनेशन पोर्शन में आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड हिस्ट्री ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स लर्न और नो बाई इंक्वायरी। तो ये जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू लर्न और नो बाई इंक्वायरी। इसके साथ ही देखिए, आपने जब भी हिस्ट्री वर्ड देखते हैं तो उसके अंदर एक और शब्द आपको मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वर्ड है स्टोरी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, तो हम कह सकते हैं स्टोरी ऑफ एंशियंट पीपल। पुराने ज़माने के लोगों के बारे में जब हम कुछ बातें पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो इसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको सोशल स्टडी से रिलेटेड आपके बाकी सारी जो भी कंटेंट है वो मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो स्टार्टिंग है देखिए, रशीदा के क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। जब वो बैठ के एक न्यूज़पेपर रीड करती है तो उसकी सडनली उसकी आंखें एक हेडलाइन पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है 100 ईयर्स एगो। तो वो अब ये सोच में पड़ जाती है कि 100 ईयर्स एगो के पहले की अगर कोई बात है तो क्या उस टाइम हुआ होगा, वो किस तरह से आज के लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. देखिए, एक दिन पहले अगर आप टीवी रेडियो देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं और आप किसी और से एक साल बाद उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितना उनको याद है कि नहीं है। और हो भी सकता है कि काफ़ी लोगों को बातें याद रहती हैं, बट एक हो जाए कि काफ़ी समय पहले की बात, की लॉन्ग लॉन्ग एगो की बात आप पूछे जाए, तो होता है कि लोगों को शायद वो चीज़ें नहीं पता हो, पता भी है तो कैसे पता है। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो आप हमारी जो हेडिंग आ रही है वो ये आ रही है कि हमें अपने पास्ट के बारे में क्या पता है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सेंग। तो देखिए, अगर हम सेवरल चीज़ों के बारे में बात करें तो बिल्कुल हमारे जो पास्ट की बातें वो हम पता कर सकते हैं कि उस ज़माने में लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे। इसके साथ ही किस तरह की लाइफ होती थी हंटर्स की, हर्डर्स की, फार्मर्स की, रूलर्स की, जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, पुजारी होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, आर्टिस्ट होते थे, म्यूजिशियंस होते थे और साइंटिस्ट, उनकी किस तरह की लाइफ होती थी। इसी तरह से उस टाइम पे बच्चे जो है वो किस तरह के गेम खेलते थे, किस तरह की स्टोरियाँ सुनते थे, किस तरह के प्लेस को वो देखते थे, नाटकों को देखते थे, किस तरह के गानों को वो गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ रही है कि उस टाइम जो लोग थे वो कहाँ पे रहना पसंद करते थे, कहाँ रहते थे। तो आपको पेज नंबर 2 पे एक रिवर का मैप दिया गया है, तो वो आपको फाइंड करना है उसमें नर्मदा रिवर को। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। तो आपसे अगर 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाए कि पीपल उस टाइम में कहाँ रहना प्रेफर करते थे, तो वो नदी के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते थे, क्योंकि नदी के किनारे जो भी उनकी ज़रूरतमंद के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो ईजिली उनको अवेलेबल हो जाती हैं। इस वजह से वो नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। तो अर्ली टाइम में जो लोग वहाँ पे रहते थे स्किल्ड गैदरर्स होते थे। और गैदरर्स वर्ड इसलिए बोला गया है उनको क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूम घूम के अपना जो खाना होता है उसको कलेक्ट करते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पीपल हु गैदर दियर फूड, जो लोग होते थे अपना फूड को गैदर करते थे, इसी वजह से उनको स्किल्ड गैदरर्स के नाम से बोला जाना जाता है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर दियर फूड। उनको अपने चारों तरफ की जो वास्ट वेल्थ थी, जो कि नेचुरल गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज हैं जैसे प्लांट्स, उनके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। उनके सराउंडिंग में कौन से पेड़ पौधे हैं, वो जंगलों से फल फूल जो रूट्स होते थे, फ्रूट्स, उनको कलेक्ट करते थे। तो इस तरह से वो अपने खाने को पूरा का पूरा इकट्ठा करते थे, इस वजह से उनको स्किल गैदर्स बोलते हैं। इसके साथ ही वो एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे। और नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। इसके साथ ही आपको एक एक्टिविटी और ये कि आपको इस मैप में सुलेमान और किथर जो हिल्स हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया में, वो आपको लोकेट करनी है, आपको बतानी है। Some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. इसके साथ ही यहाँ
यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि इतने 800 साल पहले जो वीमेन थी यहाँ पे और जो मैन थे, उन्होंने सबसे पहले कौन सी क्रॉप उगाई, तो वो थी वीट और बार्ले, जो आज 8000 साल पहले उन्होंने उगाई थी, और वो भी यहाँ पे लोकेट किया गया है। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक sheep, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। और जो पीपल थे उस टाइम के, उन्होंने जानवरों को पालना भी सीखा, जैसे sheep, गोट और कैटल को उन्होंने पाला, और उन्होंने विलेजेस में रहना भी स्टार्ट किया। इसके बाद देखिए मैप में एक और एक्टिविटी बोली है कि आपको जो गारो हिल्स जो है नॉर्थ ईस्ट में, और जो विंध्यास है सेंट्रल इंडिया में, वो आपको लोकेट करनी है। तो आप एक फिजिकल, इसके लिए आपको मैप चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे मैप में दिया हुआ है उस तरह से आपको कुछ चीज़ें मिल भी जाएंगी, और कुछ आपको खुद अपने आप ही लोकेट करना है। जैसे आपसे नर्मदा रिवर पूछी थी, तो आप देखिए सेंट्रल जो मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे आपको नर्मदा रिवर मिल जाएगी। और देखिए फ्लोइंग अगर देखें तो नर्मदा रिवर जो है वो अरेबियन सी में गिरती है। बाकी जो रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बट नर्मदा और ताप्ती ऐसे दो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। इसके साथ ही तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि आपसे जो आपका एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, आपसे मैप वर्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर दी नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो इस मैप के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि विंध्यास जहाँ पे एरिया पड़ता है, जो माउंटेन रेंजेस पड़ते हैं, तो ये वो एरिया फर्स्ट एरिया था नॉर्थ साइड में, जहाँ पे जो चावल है उसको उगाया गया था। इसके बाद देखिए एक और एक्टिविटी आ गई कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, कि जो रिवर इंडस है वो बताइए कहाँ पे है, कहाँ फ्लो करती है, उसकी ट्राइब्यूटरीज। देखिए ट्राइब्यूटरीज का क्या मतलब होता है, जो सपोर्टिंग रिवर्स होती है, एक मेन रिवर होती है, उसकी कई सारी स्मॉल रिवर्स जो होती हैं, जो उसको उनको सपोर्टिंग रिवर्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है देखिए, ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स डेट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। जब छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं और लार्जर रिवर में आके मिलती हैं, जो मेन रिवर होती है लार्जर रिवर होती है, तो उसकी छोटी छोटी जो सपोर्टिंग रिवर सहायक नदियाँ होती हैं, जो उस लार्जर रिवर में मिलती है, तो इनको बोलते हैं हम ट्राइब्यूटरीज। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश इन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। तो अगर 4700 साल पहले के टाइम पे जाए, तो काफ़ी सारी जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी जो फ्लोरिश हुई थी, जो बसी थी, वो बसी थी नदियों के किनारे पे। Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. इसके साथ ही अगर आप 2500 ईयर्स पहले का टाइम देखेंगे, तो काफ़ी सारी सिटीज़ जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई हैं और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई हैं। काफ़ी सारे ऐसे शहर हैं, अगर आप थोड़ा सा अपना इंडिया के एग्जाम्पल देखें, स्टेट्स देखें, तो आपको ऐसे काफ़ी सारी प्लेसेस मिल जाएंगी जो नदियों के किनारे बसे हैं शहर, और उससे इनकम सोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हुए, इकोनॉमिकल सोर्स की तरह देखें तो काफ़ी अच्छी बात है वो। लोकेट दी गंगा, और फिर से एक एक्टिविटी आ गई मैप की कि आपको गंगा लोकेट करना है, और साथ ही उसकी ट्राइब्यूटरीज को, जो कि एक ट्राइब्यूटरी का नाम थी सोन, तो इस नदी को आपको लोकेट करना है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन दिस स्टेट ऑफ बिहार। इस एंशियंट टाइम में देखें तो जो एरिया इस रिवर के जो साउथ में, गंगा के साउथ में पड़ता था, उस एरिया को मगध नाम से जाना जाता था, जो आज बिहार के स्टेट में ये एरिया पाया जाता है। इट्स रूलर्स वन वेरी पावरफुल एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम। इसके जो रूलर्स थे, मगध देश के जो रूलर थे, वो काफ़ी पावरफुल थे और उन्होंने काफ़ी बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, और जो भी किंगडम्स वहाँ पे सेटअप हुए इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल, जो जिस तरह से मगध पूरा साम्राज्य स्थापित हुआ, उसी तरह से काफ़ी और साम्राज्य भी दूसरे दूसरे पार्ट्स में इंडिया के वहाँ पे ये बनाए गए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इसके साथ ही देखिए लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करते थे, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, क्योंकि जो एशिया है वो एक कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में जो डिफरेंट डिफरेंट बाकी जो कंट्रीज पड़ते हैं, उनको हम सब कॉन्टिनेंट जानते के नाम से बोलते हैं। जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो एक तरह से सब सब के सब जो है वो सब कॉन्टिनेंट है एशिया के। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स हो गए, इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। तो उस टाइम एक परफेक्ट रोड जैसे ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं होते थे, बट जो लोग होते थे वो हिमालयस, डेजर्ट, रिवर्स को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और ये काफ़ी प्रॉब्लम्स भी रहते थे उनके लिए जर्नीज में, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये इम्पॉसिबल रहा हो, लोग बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। इसके साथ ही मैन और जो वीमेन थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, वो करते थे कि किस तरह से अपनी इनकम को कमाया जा सके। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ और अकाल पड़ जाता था, जिस वजह से मजबूरी में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। इसके साथ ही कभी कभी ये भी होता था कि एक साम्राज्य की जो सेना है वो दूसरे साम्राज्य
पे आक्रमण, क्योंकि उनका एरिया हथियाने के लिए वो आक्रमण करती थी, उसको जीतने के लिए, तो इस वजह से भी वो अटैक करने के लिए भी मूव करती थी। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विद कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जहाज़ों में सामान लेके, जो भी वैल्यूबल गुड्स होता था एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बेचने के लिए। और इसके बाद देखिए रिलीजियस टीचर्स जो है वो भी एक गांव से दूसरे गांव, शहर से शहर, एक शहर से दूसरे शहर भी जाते थे। और वो क्यों? ताकि जो भी उनकी टीचिंग है, इंस्ट्रक्शंस है, जो भी मैसेजेस है, उसको वो प्रीच कर सकें। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। इसके साथ ही फाइनली ये भी देखा गया कि कई जो लोग हैं वो एक एडवेंचर के रूप में भी न्यू न्यू चीज जगहों को डिस्कवर के करने के इरादे से भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और जब ये सभी लोग अपने अपने रीजन की वजह से जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो इन्होंने अपने जो आइडियाज थे, जो विचार थे, उनको भी शेयर करा डिफरेंट डिफरेंट पीपल से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। तो क्यों उस टाइम पीपल ट्रैवल करते थे? तो देखिए इस पैरा में हमने पहले ही पढ़ लिया कि क्यों उस टाइम लोग ट्रैवल करते थे। जो मर्चेंट्स थे वो अपना सामान बेचने के लिए, जो आर्मीज होती थी वो अटैक करने के लिए, जो आपके जो रिलीजियस गुरु थे, टीचर्स थे, वो मैसेज प्रीच करने के लिए। तो काफ़ी सारे रीजन थे क्यों वो ट्रैवल करते थे। आप देखिए फिर से वही लुक एट मैप वन वंस मोर, एक बार फिर से मैप देखिए। हिल्स, माउंटेन्स और सीज फ्रॉम द नेचुरल frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. तो जो भी हिल्स, माउंटेन्स और सीज दिए गए हैं, जो कि नेचुरल फ्रंटियर्स थे सब कॉन्टिनेंट के लिए, काफ़ी डिफिकल्ट हुआ उनको क्रॉस करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसी तरह से देखिए दूसरी जगह से भी, दूसरी प्लेसेस से भी काफ़ी सारे लोग इस सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे बस भी गए, सेटल भी हो गए। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food are ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट किया तो बिल्कुल अपना कल्चरल जो ट्रेडिशन था उसको भी इनरिच होने का मौका मिला, क्योंकि बोला गया है कि जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करता है। तो इसी तरह से देखिए जिसकी जो खूबी थी उसने अपनी खूबियों को बताया। तो यहाँ पे एक न्यू आर्ट, जैसे कार्विंग स्टोन की, स्टोन को किस तरह से डिज़ाइन देना है, किस तरह से उसकी कार्विंग करनी है, जैसे फूल पत्ती अगर स्टोन पे बनाना है तो ये कला कहाँ से आई, कंपोजिंग म्यूजिक वाली कला कहाँ से आई, इवन जो कुकिंग फूड वाले जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले ये सब चीज़ें इन्वेंट हो चुकी हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, अब देखिए किस तरह से नेम जो है लैंड का हमारा पड़ा हुआ है। तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो हम बहुत बार अपनी कंट्री को बोलने के लिए, क्या क्या नाम है हमारे देश का, तो हम इंडिया और भारत जैसे नामों का संबोधन करते हैं, इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड इंडिया, अगर देखें इंडिया वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, आपके चैप्टर जो ज्योग्राफी का है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ज्योग्राफी का करेक्ट मीनिंग बताया है कि ये वर्ड जो है किस लैंग्वेज से आया है, क्या इसका मीनिंग है। सो द वर्ड इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो ये किस वर्ड से आया, तो ये इंडस, देखिए इंडस एक रिवर है जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं। तो ये जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से आया, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, इसको सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलिस्ट। आप देखिए एटलिस्ट में फिर एक एक्टिविटी आपको दे देगी कि आपको ईरान और ग्रीस कंट्री जो है वो आपको एटलिस्ट में लोकेट करनी है। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2,500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India। तो देखिए जो ईरानियंस और ग्रीक्स लोग जो थे, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया से आए थे 2,500 साल पहले, वो काफ़ी फैमिलियर थे इस इंडस रिवर से, और तब वो इसको हिंदोस और इंडोस के नाम से बोलते थे। और जो एरिया, जो लैंड जो था इस रिवर के ईस्ट साइड में, ठीक है, देखिए लिखा है द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर, कि जो इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड था उसको वो लोग इंडिया नाम से पुकारते थे। द नेम भारत, अब देखिए जो नाम भारत है वो कहाँ से पड़ा, तो द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3,500 ईयर्स एगो, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। तो ये जो नाम भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया, जो कि कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है ऋग्वेद में, जो कि एक अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत का, और 3,000 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद इसका यहाँ से इस शब्द को हमारे नाम, हमारी कंट्री के नाम की तरह इसको यूज़ किया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट,
अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट की किस तरह का हमारा पास्ट रहा। तो हमारे ये सब चीज़ों की नॉलेज काफ़ी तरह के सेवरल वेज हैं कि पता करने के कि किस तरह का हमारा पास्ट रहा। तो जैसे किताबें हम जो पढ़ते हैं वो काफ़ी सालों पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो पांडुलिपियाँ बोलते हैं इनको हिंदी में। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो हाथों से लिखे गए बहुत ही पुराने ज़माने जब किस तरह से जब क्योंकि जब प्रिंटिंग कल्चर नहीं आया था, जब इस तरह की प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी जिस तरह से आज हम किताबों को पढ़ रहे हैं, आपको जो मैं पढ़ के बोल रही हूँ, बता रही हूँ, तो ये इस तरह की प्रिंटिंग चीज़ें नहीं आती थी, हाथों से लिखा जाता था। और उस टाइम पेपर का इन्वेंशन नहीं था, तो पांडुलिपियाँ जैसे पत्ते होते हैं, और किस तरह के पत्ते जो पाम लीव्स होती हैं उसके पत्तों पे लिखा जाता था, फिर उन्हीं पत्तों को सिल दिया जाता था, ठीक है, उनके पेजेस को एक दूसरे पे एक के ऊपर रख के उसको सिलाई कर दी जाती थी। तो इसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। और ये काफ़ी मुश्किल होता था इनको संभालना, क्योंकि ये इतने नाजुक होते थे, आप समझ सकते हो कि पत्ते जो हैं और जो bark होती है, पेड़ की छाल होती है, उस पे जब भी लिखते थे तो इनको मुश्किल होता संभालना। इवन ये काफ़ी स्पॉइल डिस्ट्रॉय भी हो जाते थे। इनको करना बहुत मुश्किल होता था, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो इसमें जो लिखावट जो स्क्रिप्ट होती थी वो डिफरेंट डिफरेंट होती थी, तो इनको पढ़ना भी मुश्किल होता था। देखिए लिखा गया है कि लैटिन वर्ड से ये वर्ड लिया गया है। मनु मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्या मतलब होता है, तो ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से मनु वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है हैंड, क्योंकि ये हाथों से लिखे जाते थे उस टाइम। और फिर से वही पाम लीफ पे लिखे जाते थे, और बाग जो होती ट्री की उस पर भी लिखे जाते थे। नोन एज द ब्रिज विच ग्रोज इन दी हिमालयस। तो हिमालयस पे इस तरह की जो बाग ऑफ अ ट्री जिससे ये बनती थी उसको हम ब्रिज बोलते थे, जो कि हिमालय में उगती थी। ओवर द ईयर्स काफ़ी समय के बाद मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। तो काफ़ी समय के बाद कि क्यों डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि इंसेक्ट्स देखिए कीड़े लग जाते हैं, कीड़े इन पत्तों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए। तो हमारे पास बहुत ही कम बचे हैं और इस वजह से हमें प्रूफ भी मिलता है। तो काफ़ी सारे मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें इस चीज़ों का सबूत मिला है। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। बट काफ़ी सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको संभाल के रखा गया है मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में। मोनेस्ट्रीज मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं के मठ होते हैं वहाँ पे। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। और इन बुक्स में काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट्स के मैम बताए गए, जैसे रिलीजियस बिलीव्स क्या होते हैं, उनके प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, किस तरह की लाइफ जीते थे राजा, मेडिसिन किस तरह की थी, साइंस किस तरह का था उस टाइम में। इसके अलावा एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सब लिखा गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में हम हर चीज़ को पढ़ते हैं थ्रू इंक्वायरी। तो इंक्वायरी में हम सोर्सेज ढूंढते हैं, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो भी एक तरह के सोर्सेज हैं। विदाउट प्रूफ हम किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक तरह के प्रूफ है जिस पे हम बिलीव करते हैं। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला कि स्क्रिप्ट अलग अलग थी, तो पढ़ना इनको मुश्किल भी होता था। तो काफ़ी ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज में लिखे थे, कुछ अदर्स व प्राकृत लैंग्वेज में लिखे थे, जो कि ऑर्डिनरी पीपल को समझ नहीं पाते थे, या फिर उस टाइम के जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो इन लैंग्वेजेस को जानते थे, तो उन्होंने वो लैंग्वेजेस में लिखा था। इसके साथ ही कुछ तमिल लैंग्वेज में भी है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन से कि इसके साथ ही क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेज सच ए स्टोन और मेटल। किसी तरह की लिखावट जो लिखाई होती थी जब वो पत्थरों पे हार्ड सर्फेस पे की जाती थी, पत्थरों पे या मेटल पे कुछ लिखा होता था, तो इसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। आपने पिलर्स पे देखा होगा कि खंबे, दीवारों पे कुछ अक्षर लिखे होते हैं, गुफाओं की दीवारों पे कुछ अक्षर लिखे होते हैं, कुछ तरह के चित्र बने होते हैं, तो इन्हीं को हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्रिप्ट सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो कभी कभी जो उस टाइम के राजा होते थे वो कुछ ऑर्डर्स देते थे, और उन ऑर्डर्स को जो है इंस्क्राइब कर दिया जाता था कहीं कहीं दीवारों पे कहीं भी, ताकि जो आम जनता उनको पढ़ सके और देख सके, पढ़ सके, और साथ ही उन ऑर्डर्स को फॉलो भी करे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। इसके साथ ही कुछ और इंस्क्रिप्शंस भी होते थे जो राजा और जो वहाँ के लोग होते थे वो इंस्क्रिप्ट करते थे, इंक्लूडिंग किंग्स और क्वींस भी, जो भी रिकॉर्ड रखना चाहते थे अपनी, जो भी वो विक्ट्रीज करते थे, अगर कोई वॉर या बैटल वो जीतते थे तो अपनी विजय गाथा को हमेशा याद रखने के लिए वो दीवारों पे या पत्थरों पे कुछ उस विजय से आधारित चीज़ों को लिख दिया करते थे, क्योंकि पत्थरों पे जो चीज़ लिखी जाती है वो जल्दी मिटती नहीं है। तो अगर मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखें तो होता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट तो स्पॉइल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट जो पत्थरों पे चीज़ें लिखी जाती हैं, पिलर्स पे लिखी जाती हैं, दीवारों पे लिखी जाती है, वो काफ़ी समय तक सेव रहती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। तो ये चीज़ की क्या एडवांटेज होता है एक हार्ड सरफेस पे लिखने का, क्योंकि वो काफ़ी समय तक रहती है, बट इसके साथ क्या डिफिकल्टीज होती है, तो वो आपको बताना है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। तो काफ़ी और भी चीज़ें पास्ट में यूज़ होती थी, जैसे दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। तो इसी तरह से जो लोग
इन पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं कि किस तरह के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, किस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे। तो उस इंसान को जो कि हमारे पास्ट की स्टडी करता है, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी दे, और ये क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं, ये जो जो भी बिल्डिंग्स हैं पुराने ज़माने के, जो भी स्टोन और ब्रिक्स मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, स्कल्पचर मिलते हैं, उनको स्टडी करते हैं और बताते हैं कि किस राजा और रानी के टाइम क्या है, किस किस ईयर की हैं, किस चीज़ पे किस बारे में इसमें लिखा गया है। तो एक तरह से ये सारे प्रूफ्स को कलेक्ट करते हैं हिस्ट्री में। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एक्सकेवेट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो काफ़ी खुदाई करके हर चीज़ों को पाते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जैसे पुराने ज़माने के जो वेपन्स हैं, पॉट्स हैं, पेन्स हुए, ऑर्नामेंट्स हैं, कॉइन्स हैं। तो ज़मीन की काफ़ी खुदाई करने के बाद ये सब चीज़ें मिलती हैं, और आज भी अगर कहीं खुदाई होती है तो इस तरह की वस्तुएं मिल जाती हैं, जो हमारी हिस्ट्री, हमारे पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। इसके साथ ही देखिए, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। इनमें से काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोन से बने होते हैं, बोन से बने होते हैं, बेक्ड क्ले और मेटल से बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जिस तरह के जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्पेरिशेबल होते हैं सब्सटेंसेस, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं, काफ़ी टाइम तक ये जिंदा रहते हैं। सो आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन है, जो बाकी पेजेस का बचता है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।